अजीजा नेमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। आज एक खुसूसी मेहमान के साथ जो कि हैं तो बॉर्डर पार, लेकिन वो जानते बहुत कुछ है, बॉर्डर के इस पार भी उस पार भी और पूरी दुनिया के अंदर। हमें ज्वाइन कर रहे हैं रॉबिंदर सचदेव साहब। रॉबिंदर सचदेव जो है वो एक फाउंडर प्रेसिडेंट है इमेज इंडिया इंस्टीट्यूट के, एक वेटरन स्ट्रेटेजिस्ट है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के अंदर इनका बहुत बड़ा नाम है पूरी दुनिया में। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन जो कि आज जहां पे होने जा रही है उसके अंदर भी इनका बहुत बड़ा नाम है, और वो ये हुकूमतों को जाके जो है वो उनका मशावरत करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, एडवाइस करते हैं। और खास तौर के ऊपर यूएस इंडिया का स्ट्रेटेजिक जो डायलॉग है उसके अंदर इनका एक बहुत बड़ा नाम है और ये पहचाने जाते हैं। हम खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू रॉबिंदर सचदेव। हाउ आर यू सर? थैंक यू सो मच आदिल जी, आपकी बहुत ही इतनी ग्रेशियस ओपनिंग इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। प्लेजर आपके साथ और आपके दर्शकों के साथ। एंड यस, वेरी मच लुक फॉरवर्ड टू अ डिस्कशन जो आज के मुद्दे हैं जो हम सबके सामने हैं। प्लीज सर। रॉबिंदर सचदेव साहब, क्या हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ सिंदूर वन किया, पाकिस्तान ने बनियान अल मरसूस किया, पाकिस्तान ने अपनी फतह का जश्न मनाया, हिंदुस्तान ने अपनी फतह का जश्न मनाया? उन्होंने कहा जी हमने राफेल गिरा दिए हैं। आपने हिंदुस्तान के अंदर कहा कि आपने एयर डिफेंस ब्रीच करके तमाम मेजर एयर बेसिस को हिट किया है, मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया है। फाइन। अब क्या हिंदुस्तान सिंदूर 2 करने जा रहा है सर? कह नहीं सकते, डिपेंड करेगा आई थिंक किस तरह से रिश्ते जाते हैं। बट हाँ, एक चीज तो है, अगर कोई इस तरह का हादसा और हो जाता है अनफॉर्चुनेट, मानिए जैसे पहलगाम जैसे, देन तो ऑब्वियस है कि भारत इंडिया कोई फिर से सिंदूर 2 कहिए या कोई और नाम देकर के करेगा। वन, बट इन द मीन वाइल इंडिया तो ये कहता है फिलहाल कि अभी हमारा सिंदूर 1 चालू है, राइट, इन द सेंस कि चालू है। तो कुछ भी होगा तो उसमें इंडिया का अब पॉलिसी है टिट फॉर टैट का तरीके का है। तो सिंदूर 2 आई थिंक इंडिया अपने अपने इनिशिएटिव पे तो नहीं करेगा, जहां तक मैं समझ सकता हूं। बट हाँ, अगर कोई ट्रिगर मैकेनिज्म होता है तो आज का माहौल ऐसा है अनफॉर्चुनेटली हमारे देशों के बीच में कि टिट फॉर टैट चलेगा। सर, इंडिया ने असला खरीदना है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने बजट रखा हुआ है डिफेंस प्रोडक्शन का, प्रोक्योरमेंट का। अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर जाके इस तरह का काम कर देता है तो फिर उसको उसके ऊपर फेल सेफ क्या है सर? नहीं, उसके ऊपर तो देखिए, या डेफिनेटली यस, इशू और चैलेंज मेरे ख्याल से इंडिया के सामने ये है और भारत इंडिया पाकिस्तान रिश्तों में कि हम ये जो नॉन स्टेट एक्टर है कोट अनकोट, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते इन द सेंस कि ये रियल में नॉन स्टेट है क्या। इंडिया का जो विचार है, इंडिया को जो समझ आता है, हमें ये समझ आता है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स कहलाते हैं, ये सारे या मोस्टली ज्यादातर ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस द्वारा पनपाए गए हैं, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस द्वारा ट्रेन करे गए हैं, तैयार करे गए हैं। हमारी परसेप्शन ये है कि मेजॉरिटी जो है ये नॉन स्टेट एक्टर्स वैसे हैं। हाँ, कुछ वैसे भी हो सकते हैं जो खुद की किसी पागलपन पे सवार हो, वो अलग है। बट जिस तरह से अगर ट्रेनिंग है और जिस तरह से अगर थोड़ी लॉजिस्टिक्स है, आप जो भी कहिए, वो सारी हैं, उन सारी को देख करके इंडिया का जो परसेप्शन है कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स नहीं है, ये यस है सिविलियन नॉन स्टेट एक्टर्स कहने को। बट इनको सारा का जो पीछे का आप कहिए सपोर्ट मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, प्लानिंग मिल रही है, वो सारी पाकिस्तान इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की मिलिट्री द्वारा है। इसीलिए ये चाहे सिविलियंस हो, पहलगाम में भी थे ये टेररिस्ट थे, ये कोई पाकिस्तानी, इंडिया ये तो नहीं कह रहा ना, शायद पाकिस्तानी मिलिट्री के थे, या हो सकता है इंडिया ये कभी ये भी कहे कि पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे सिविलियन क्लोथ्स, राइट। पर हम वहां पे ना भी जाएं तो पहलगाम के जो हैं परसेप्शन ही नहीं, शायद क्लियर अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज है इंडियन एजेंसीज को कि ये जो एक्टर्स हैं जो इस तरह के हादसों को अंजाम देते हैं, ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और पाकिस्तानी मिलिट्री द्वारा एब्सोल्युटली ट्रेन करके भारत के अंदर इंसर्ट किए जाते हैं।
सर पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं उनका ख्याल है कि इंडिया ने ओवर रिएक्ट किया पहलगाम इंसिडेंट के ऊपर, जिसकी वजह से आसिम मुनीर जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनको खुद को फील्ड मार्शल प्रमोट करवाने में और पाकिस्तान के ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत करके जियाउल-हक 2.0 बनने के अंदर मदद मिली। क्या इंडिया ने ओवर रिएक्ट किया है सर? नो, आई डोंट थिंक सो इंडिया ने ओवर रिएक्ट किया। इंडिया को एक्ट करना था। इंडिया की इंडिया आई थिंक इतने वर्षों से, इतने सालों से जो माहौल चल रहे हैं और इस तरह के जो हादसे हुए, मेरे ख्याल से इंडिया ने ओवर रिएक्ट नहीं करा है, इंडिया ने एक्ट किया है। बट यस, आप जो कह रहे हैं वो भी हम समझ सकते हैं कि आसिम मुनीर ने ये ट्रिगर खुद ही कराया हो। ओके, पाकिस्तान के अंदर से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा सिविल सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड्स हैं, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में आतंक भी है। डेफिनेटली पाकिस्तान फेसेस जो एक एक्सट्रीम रेडिकल्स का है, वो आपके जो टीटीपी हैं, तो पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस भी हैं। तो उनसे डाइवर्ट करने के लिए आसिम मुनीर को अगर ये वक्त या टाइमिंग सही लगी होगी शायद, तो वो आसार दिखते हैं। तो इंडिया ने एक्ट किया है एंड यस, आसिम मुनीर ने उसका फायदा उठाया, जो हमें भी दिखता है कि उसने पाकिस्तान के अंदर अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने में, अपनी अवाम के अंदर एंड या उसके लिए उसने ये सर्टेनली ये स्टेप आसिम मुनीर के हम डोर स्टेप पे रख सकते हैं। जी सर, मुझे इसके ऊपर गद्दारी के बहुत से फतवे दिए गए। आई एम अ वेटरन ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी एज वेल, थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, और मैंने अपने जराये की बुनियाद के ऊपर एक्सपोज किया पहलगाम का जो ऑपरेशन था, जिसके अंदर इन्वॉल्वमेंट आईएसआई स्पेशल ऑपरेशन डिविजन की थी, और उसकी वजह से मुझे बहुत ताने तो दिए गए। लेकिन अब पाकिस्तानी कौम समझ सकती है कि किस तरह फायदा उठाया। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर हम बाद में आएंगे। ये जो जंग लड़ी गई सिंदूर 1 ऑपरेशन बनियाद अल मरसूस या 4 डे वॉर, जो भी इसको आप बोले, उसके अंदर चाइना के कोऑपरेशन, चाइना के हार्डवेयर और चाइना की टेक्निकल नो हाउ और चाइनीज सैटेलाइट के बगैर पाकिस्तान का ये जो क्रेडिट आसिम मुनीर ने कंसोलिडेट किया अपने आप को, वो पॉसिबल ही नहीं था सर। उससे क्या इंडिया और चाइना, इंडिया ने तो अपनी चाइना पॉलिसी के अंदर कोई बदलाव लाने के बारे में सोचा? अगर लाया तो क्या लाया सर? और क्या इंडिया ये समझता नहीं है कि जितना ज्यादा वो एज अ काउंटरवेट टू चाइना वेस्टर्न पॉलिसी के तौर के ऊपर अगर यूज होगा, तो चाइनीज कोऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से मजीद बढ़ेगा और 2 फ्रंट वॉर का जो एक सिनेरियो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इंडिया के लिए। लेकिन मेन मेरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन से इस 4 डे वॉर के बाद कोई फर्क क्या आया है इंडिया की पॉलिसी के अंदर टुवर्ड्स चाइना, टुवर्ड्स बीजिंग? मल्टीपल लेयर्स है आपके क्वेश्चन में, बट मैं 2-3 एंगल से अप्रोच करता हूं। पहला एंगल तो ये देखिए कि हाँ, यस, इंडिया में भी हमारे यहाँ भी ये डिस्कशन हुई कि टर्की है, चाइना है, इन्होंने पाकिस्तान की मदद करी है। बट आई थिंक हम उस चीज को एक एलिमेंट से दरकिनार करते हैं। अगर टर्की ने कोई हार्डवेयर बेचा है तो ऑब्वियस बात है कि वो उसकी जो म्यूनेशंस है सप्लाई करेगा, राइट? चाइना ने भी जो हार्डवेयर पाकिस्तान को सप्लाई करा है उसकी म्यूनेशंस सप्लाई करेगा, ये समझ आता है, राइट? क्योंकि कोई भी आपको डिफेंस आइटम बेच नहीं रहा और आप खरीद नहीं रहे कोई भी देश कि भाई जब वॉर हुई तो मेरे को एमुनेशन या स्पेस नहीं मिलेंगी। बट जहां चाइना का, टर्की का अलग रखिए, अब ठीक है वेपन्स बेचे आता है, हमने भी फ्रांस से ली हुए हैं, रफेल है, अमेरिकन है हमारे पास भी, राइट? हार्डवेयर तो वो में सप्लाई करेंगे उनकी स्पेस एंड म्यूनेशंस जब हमारी जंग होगी। बट चाइना का जो सिचुएशन आया, जो निकल के आ रहा है कि चाइना ने ना केवल पाकिस्तान को हार्डवेयर एंड वेपन सप्लाई करे, बट चाइना ने पाकिस्तान को बड़े मेजर रूप से नेटवर्क कनेक्टिविटी, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन, इन चीजों द्वारा मदद करी। रियल टाइम में लोकेशंस इंडियन एसेट्स की कहाँ हैं, कहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को है। तो वो सॉरी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था जो क्योंकि वो कट ऑफ हो गया दरमियान के अंदर, कि चाइना इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो इस ऑपरेशन के बाद कोई इंडियन पॉलिसी चेंज हुई है टुवर्ड्स बीजिंग? बिकॉज जारी बात है पाकिस्तान का 85% हार्डवेयर जो है वो चाइना से आ रहा है। नहीं, देखिए हार्डवेयर आता रहे,
ठीक है कहीं से खरीदेंगे, चाइना बेच रहा है, पर हमें जो मेजर इशू है इंडिया को वो ये था या है कि चाइना ने क्या सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक, कनेक्टिविटी, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो आज की तारीख में हो गए हैं, जो एयरक्राफ्ट होता है वो सैटेलाइट से भी कनेक्टेड है, आपकी रेडार से भी है, एयर डिफेंस सिस्टम से भी, लोकेशन, ये आज की वॉर एयरफोर्स की ये सारी नेटवर्क कनेक्टेड हो गया है, आप और दर्शक समझेंगे। तो इंडिया को वरी, आई मीन नॉट वरी, ही कंसर्न एंड जो भी आप सारे एडजेक्टिव्स लगा लीजिए कि इंडिया की तरफ से फिलहाल ये एस्टीमेट है कि चाइना ने मदद करी थी। नाउ अगर मदद करी थी तो गोइंग अहेड आपका क्वेश्चन है कि इंडिया चाइना रिलेशन पे इसका क्या इंपैक्ट है। मेरे विचार से शायद इंडिया इस समय इसको ऐसे देख रहा है शायद कि चाइना ने इस बार करी थी, बट अगर चाइना और इंडिया के रिश्ते थोड़े आपस में पटरी पे आए, देन चाइना फ्यूचर में ये नहीं करेगा, या चाइना को फ्यूचर में ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक हम वो बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग से जा रहे हैं अपने रिश्तों के साथ चाइना में, और आई वुड थिंक कि हमने ये चाइना को शायद क्लियर भी कर दिया होगा कि हमारी इंच बाय इंच जो थोड़ी नॉर्मल सी हो रही है रिश्तों में, ठीक है, उसमें ये एक रेड फ्लैग कहिए या जो भी कहिए, एक एब्सोल्यूट नो गो है कि अगर फ्यूचर में कभी हमारा और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट किसी भी सिचुएशन में होता है, हम एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते, इनफैक्ट वी डू नॉट वांट, एंड जो भी हम कहें वी वार्न यू, या जो भी हम कहें कि आप रियल टाइम सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन असिस्टेंस नहीं देंगे, देन तो यू आर अ पार्टी टू द वॉर। सो व्हाट इज द रिस्पांस फ्रॉम बीजिंग सर? चाइना की तरफ से रिस्पांस पॉजिटिव है इंडिया को क्या? मैं कह नहीं सकता, हम उन कमरों में तो होते नहीं जहां मीटिंग्स होती है, बट अगर हम देखें ओवरऑल, अगर चाइना और इंडिया के रिश्तों में थोड़ी नॉर्मल सी आ रही है, थोड़ी सी हम भी कर रहे हैं और चाइना भी कर रहा है, इसका मतलब जो भी चाइना का रिस्पॉन्स है शायद इंडिया के लिए कुछ हद तक सेटिस्फैक्ट्री है उस फ्रंट पे, राइट? नहीं तो मेरे ख्याल से हम चाइना के साथ आगे बढ़ेंगे ही नहीं अगर हमें ये क्लियर हो कि अगली बार भी जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें चाइना पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन रियल टाइम मदद करेगा, तो आई थिंक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो हमें कुछ हद तक तो असेसमेंट होगा हमारी अपनी एजेंसीज का, हमारे अपने मल्टीपल एजेंसीज का, कि चाइना को ये मैसेज शायद चला गया है, और चाइना शायद उसके लिए अगर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव तो नहीं जा रहा है, तो इसलिए ओके हम चाइना के साथ अपने रिश्तों को डिस्कशन, हमारी भी बाउंड्री इशू है चाइना से, उसको लेके, ट्रेड के इशू को लेकर के, एंड मल्टीपल अदर इश्यूज को लेके हम उस रास्ते पे थोड़ा आगे जा सकते हैं अगर हमें आई थिंक क्लियर हो कि चाइना अगला भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें ऐसा ही रोल प्ले करेगा जैसे सिंदूर 1 में किया, तो आई थिंक इंडियन हमारी एजेंसीज एंड हमारी डिप्लोमेसी चाइना के साथ शायद आगे ऐसे ना बढ़ती। सर इससे पहले मैं यूएस इंडिया रिलेशनशिप के ऊपर आऊं, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का किरदार अदा किया और उसका टोटल 180 जो है वो अब आउटकम आया। यूएस इंडिया डिफेंस डील जो दोबारा 10 ईयर होती है वो रिन्यू हुई, और जारी बात है उसके नतीजे के अंदर बहुत सी चीजें होने जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले एक, आई नो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, एंड आई नो दैट आई एम टेकिंग यू ऑफ गार्ड ओवर हियर, बट सर इंडियन एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब को ओवर इमरान खान प्रेफर क्यों करती है और क्यों उनको सपोर्ट करती है? आई ऑल्सो डोंट नो दिस, तो हम इसको यस एग्जामिन कर सकते हैं। आई थिंक इमरान खान ने जो जब पावर में था जिस तरह की उसने स्टेटमेंट्स दी थी, राइट, आई थिंक उसके चलते इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को लगा कि इमरान खान एक लाइट वेट है एज कंपेयर टू नवाज शरीफ। नवाज शरीफ सीजनड है, ट्रेडिशनल टाइप का है शायद, तो उससे देयर कैन बी बिजनेस एज यूजुअल और समथिंग एटलीस्ट, वेयर एज इमरान खान नए आए, फ्रेश हैं, इन अ सेंस, अब तो काफी पुराने हो गए खैर पॉलिटिक्स में, बट स्टिल पावर में जो आया और जिस तरह से उसने स्टेटमेंट्स देनी शुरू करी अगेंस्ट इंडिया, आई थिंक उसके चलते इमरान खान को लेके इंडिया में जो परसेप्शन बना वो ये बना कि ये मैवरिक टाइप है, लूज कैनन है, तो नवाज शरीफ पुराना सीजन मंजावा खिलाड़ी टाइप है। तो वो आपका सीजन मंजावा जो खिलाड़ी टाइप है वही तो आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बना के लाया, और वही उसको फील्ड मार्शल बन रहा है और उसका पॉलिटिकल पार्टनर भी है सर अभी। तो डू यू थिंक देयर इज अ शिफ्ट इन द, देयर इज अ रीथिंक ऑन द जो अंधी सपोर्ट की जा रही है नवाज शरीफ साहब को इंडिया की तरफ से, या डू यू थिंक इट्स स्टिल द थिंकिंग इज स्टिल द सेम इन न्यू दिल्ली?
नहीं नहीं, वो तो पुरानी बात मैं कह रहा था, बट देखिए आई मीन नवाज शरीफ साहब को कहाँ सपोर्ट दी जा रही है इंडिया से? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान का जो भी रवैया चल रहा है, आई थिंक पाकिस्तान की अक्रॉस द एस्टैब्लिशमेंट जो भी है इस समय, ओके, उसको इंडिया की तरफ से बिल्कुल कोई सपोर्ट और कोई हम कोई उसको एम्पथी या कहें कि हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, इंडिया की तरफ से बिल्कुल वो व्यू नहीं है। इमरान खान जब पावर में थे, उसकी स्टेटमेंट्स जो थी उसका हम आई थिंक वो हमारे सिरे सही नहीं चढ़ी बिल्कुल। बट नवाज शरीफ एंड शरीफ फैमिली को आई थिंक हम ठीक है, मोदी जी अपनी पहली टर्म में ऑन द वे बैक रुक गए थे, तो उस समय होप थी कि नवाज शरीफ वुड लीड पाकिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस को थोड़े हार्मोनी की तरफ। बट मेरे को तो नहीं लगता कि इंडिया का कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर या कोई भी कॉर्नर है नवाज शरीफ और उसकी पॉलिटिक्स के लिए। तो इमरान खान के बारे में परसेप्शन चेंज हुई है इंडिया के अंदर से? इमरान खान के बारे में परसेप्शन इंडिया में चेंज ऐसे हुई है कि यस, इंडिया में ये रियलाइजेशन, एंड आई मीन मेरा मेरा अपना परसेप्शन मैं अपना कह रहा हूं, बट वाइडर भी शायद ये है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है। पाकिस्तान में अगर इस समय कोई पॉपुलर पॉलिटिशियन है, पॉपुलर सेंस में देखा जाए, तो शायद वो इमरान खान है। बट यस, इमरान खान इस समय गेम में ही नहीं है। बट इमरान खान यस की पॉपुलैरिटी आई थिंक जितने भी बाकी लीडर्स हैं पाकिस्तान में उनसे ज्यादा है, ये मेरा अपना निजी विचार है। बट एट द सेम टाइम आई थिंक इंडिया में वाइडर अगर मैं कहूं अपने अलावा भी, इफ आई कैन टेक दैट लिबर्टी, आई थिंक यस इंडिया में भी ये परसेप्शन है ओवरऑल कि पाकिस्तान की ओके, इमरान हमारे साथ कैसा है वो बात अलग रखिए, बट पाकिस्तान के अंदर इमरान पॉपुलर लीडर है। ठीक है सर। प्रेसिडेंट ट्रंप जब से आए और उसके बाद से पहले उन्होंने प्राइवेट लंच किया जो कि अनप्रेसिडेंटेड है, आसिम मुनीर आर्मी चीफ पाकिस्तान के साथ बुला के। फिर उनके जो फॉर्म 47 जो कि इलेक्शन रिगिंग के बाद एक गवर्नमेंट आई है, जो कि कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भी है, पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट्स भी हैं और यूरोपियन यूनियन की सप्रेस्ड रिपोर्ट भी कहती है। तो जो मौजूदा रजीम है इस वक्त, वो फिर उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को भी साथ ले जाके एक बड़ा फोटो सेशन बहुत जबरदस्त किस्म का करवाया गया। उनको फेवरेट फील्ड मार्शल भी बुराक पुकारते हैं और ये उनको जाहिर बात है अपीजमेंट का नेक्स्ट लेवल है कि पाकिस्तानी रजीम ने उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट तो चलो किया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने मॉक किया बार बार। जो राफेल डाउन होने की वजह से एविडेंटली वो अपना डिफेंस इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं। ही इज अ बिजनेसमैन, इसमें तो कोई शक नहीं है, एंड ही नोज हाउ टू कंडक्ट द आर्ट ऑफ डील। ऑलराइट फाइन, सो दैट माइट हैव बीन द आर्ट ऑफ डील। बट ये एक पैटर्न है, मुसलसल चल रहा है, जिसमें उन्होंने इंडिया को एक डेफिनेटली टैरिफ के अंदर ही, चले एग्जांपल ले लेंगे, पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल टैरिफ्स दिए गए, इंडिया को प्रेफरेंशियल टैरिफ्स नहीं दिए गए। ये जो पॉलिसी है, और देन दिस इज अ लव हेट रिलेशनशिप इन लेमैन्स टर्म, और अब साथ ही डिफेंस डील भी हो गई है सर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो एक पाकिस्तान की तरफ से अपीजमेंट प्रेसिडेंट ट्रंप की $600,000 पर मंथ पाकिस्तानी एम्पावरिस्ट रजीम लॉबिंग के ऊपर वॉशिंगटन डीसी के अंदर फैरा डिक्लेरेशंस में क्लियर है, खर्च कर रही है, उधार लेके खर्च कर रही है, लोन के ऊपर पैसे उठा के खर्च कर रही है। इंडिया, हमारी फेरा डिक्लेरेशन जो मैंने देखी है उसके मुताबिक सिर्फ 200,000 कर रही है। इंडिया इज अ मच बिगर इकोनॉमी और रिजर्व्स जो है $700 बिलियन के हैं, पाकिस्तान के 12 बिलियन भी मुश्किल से हैं, एंड दे आर स्पेंडिंग दैट मच मनी ओवर देयर। बट एविडेंटली एक डिप्लोमेटिक फीट तो पाकिस्तानीज की है कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जिस भी तरीके से काबू किया, क्रिप्टो या जो व्हाटएवर, ठीक है, उन्होंने उनको काबू विजिबली नजर एट द सरफेस ऑफ इट नजर ये आया, ऑप्टिक्स ये आई कि यार प्रेसिडेंट ट्रंप तो फैन हो गए हैं पाकिस्तानी रजीम के, माय फेवरेट फील्ड मार्शल कर रहे हैं। हाउ डिड इट इम्पैक्टेड यूएस इंडिया रिलेशन, जो कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेकेड्स लॉन्ग अब बिल्टअप हो रही थी? लग ये रहा था, मैं कह रहा हूं यूएस इंडिया डिफेंस डील से पहले तक, कि यार ये तो बिल्कुल रिवर्स कर दिया है यूएस ने अपनी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी रीजन के लिए। But how did that affected policymakers' thought process in India? I'll come to it. पहली बात, जस्ट आपके व्यूअर्स के लिए, मैंने ट्रंप के ऊपर किताब लिखी है। ये
ट्रम्पोटोपिया ये दुनिया की थिकेस्ट बुक ऑन ट्रम्प है, 770 पेजेस की, राइट। और 1/3 किताब है अबाउट ट्रम्प की पर्सनालिटी, पॉलिटिक्स नहीं है। 1/3 ट्रम्प पर्सनालिटी, 1/3 इज अबाउट कल्चर ऑफ अमेरिका, इनकी लेफ्ट की कल्चर और राइट की कल्चर, लिबरल्स की और मागा की। और 1/3 किताब है विद टिप्स फॉर वर्ल्ड लीडर्स टू टैकल ट्रम्प। 250 पेज है करीब, हाउ टू डील विद ट्रम्प, राइट। सो दैट देयर नाउ जो आपके आई थिंक व्हाट मुनीर हैज डन, मुनीर ने यस और पाकिस्तान ने, बट आई थिंक लेड बाय मुनीर और आपके जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का वो जो बंदा है, ये इन सब ने मिलके आई थिंक एक अच्छी गेम खेली है। आई वुड एक्नॉलेज दैट, इट्स अ फैक्ट। इन्होंने जो करा बेसिकली, एक इनको जो इनरोड मिली इनटू द ट्रम्प इनर सर्कल, जो क्रिप्टो की बात हो रही है, ट्रंप ने इलेक्शन से पहले एक कंपनी बनाई है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप है, इसके दोनों बेटे हैं और उसका सबसे छोटा बेटा बैरन भी है, और उनका चौथा पार्टनर है जैक विटकॉफ, जो कि स्टीव विटकॉफ, जो कि ट्रंप का पार्टनर, बिलियनियर, रियल एस्टेट डेवलपर, इजराइल में इंटरलॉक्यूटर, ये वो स्टीव विटकॉफ का बेटा है जैक। पहलगाम के पहले या आसपास, बट नॉट लिंक टू पहलगाम, बट समवेयर अराउंड उस महीने की बात है, अबू धाबी में क्रिप्टो की कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें एरिक ट्रम्प भी आया था और जैक भी आया था। जैक विटकॉफ पाकिस्तान आया, आपकी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है जो उनसे मिला, उनके साथ एक एमओयू साइन हुआ, पैसा कुछ ज्यादा नहीं, बट आई थिंक 20-25 मिलियन डॉलर की कंसल्टिंग काइंड अरेंजमेंट हुई जो उनको मिला। बट उस विजिट में ये आसिम मुनीर से मिले, उस विजिट में शाहबाज शरीफ से मिले, और रेड कारपेट ट्रीटमेंट से जो भी आप कहिए इसको इंप्रेस किया गया। वो एक एंट्री इन्होंने ली इनटू द ट्रम्प इनर सर्कल, दैट इज वन, जो ये इन्होंने करा ना। उसके अलावा थोड़ा बीच में या थोड़ा बाद में, सिंदूर के बाद स्पेशली, आई थिंक मुनीर ने अपनी इमेज ये बनाई ट्रम्प के सामने कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग मैन। और जो आपने अपने ओपनिंग कमेंट्स में भी कहा है और कहीं और भी आपने कहा है, मुनीर देखिए मिलिट्री और इंटेलिजेंस का तो मानिए हेड है, राइट, सारा कुछ उसके ग्रिप में है, पर मुनीर ने पिछले कुछ महीनों में अपनी स्टेटमेंट्स दे दे करके अपने को एक तरह से रिलीजियस रेडिकल्स का भी हीरो बनाने का प्रयास करा है, कह करके कि भाई हम पाकिस्तान है, हम एक कौम, उनके साथ, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, राइट, वो करके। तो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन देख करके अमेरिकन इंटेलिजेंस को ये लगा कि हाँ भाई, यस, मुनीर एक सिंगल विंडो क्लियरेंस है, और ट्रंप को एक सिंगल विंडो क्लियरेंस डिक्टेटर से डील करने में उनको आसानी रहती है, उसको की बात हुई, बस जो हुआ सो आगे हो गया। तो ये जो दो चीजों का परसेप्शन है, या इस एक चीज का परसेप्शन, इसको मुनीर ने भुनाया, इसको मुनीर ने लीवरेज किया, मैक्सिमाइज किया और करता गया। उसके अलावा यस, चापलूसी कहिए, अपीसमेंट कहिए, नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया, वो बाकी देश भी कर रहे हैं, इन्होंने भी कर दिया, बल्कि इन्होंने सबसे अमंग्स द अर्ली वंस थे पाकिस्तान जिन्होंने करा। तो मुनीर ने अपने एक तरह से कहें तो अपनी मूव्स स्मार्टली चली हैं। और जहां तक बात रही आपकी पाकिस्तान की सरकार ने $6 लाख या $2 लाख इंडिया कर रहा है, सर $6 लाख होता कितना है? कुछ भी नहीं होता, पीनट्स है। अगर आपको अपने बहुत है ना सर, पाकिस्तान के लिए बहुत है। अगर आपको अपने देश के लिए अमेरिका, मैं खुद मेरा आई एम अ को-फाउंडर ऑफ अ लॉबी ग्रुप इन द यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, तो खैर हम तो दूसरे एंगल से डील करते हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर आपको अपने कंट्री के लिए करना है, 6 लाख क्या, 1 मिलियन, 10 मिलियन, $100 मिलियन लगाइए, ओके। बट यस, पाकिस्तान ने करा तो वो भी एक एलिमेंट ऐड हो गया, नो डाउट। उसके जरिए भी इनको जो कनेक्टिविटी मिली विद सम एडवाइजर्स हु आर क्लोज टू ट्रम्प, वो भी एक इनको रूट मिला। तो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन करके, उसके अलावा इन्होंने फिर, हाँ देखिए, 2-3 चीजें हुई हैं कॉम्बिनेशन में जो इस समय बलूचिस्तान में जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, वो भी एक पूरा दिखाया गया, इट्स अ ह्यूज डिपॉजिट एंड ऑल, राइट। और उसपे बाय द वे काम शुरू हो गया, आई थिंक सितंबर के महीने में एक शिपमेंट करीब $500 मिलियन की, और समथिंग, नॉट 500 मिलियन की, सॉरी, दैट्स अ बिग नंबर, कुछ गई है टू यूएस स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स, एक कंपनी है उसको। इसके अलावा पाकिस्तान ने अपने को पोजीशन ये भी करा कि ईरान में जो हो रहा है, ऊपर नीचे अगर होना है, कुछ हमारा बॉर्डर है, तो अगर आपको जब जरूरत पड़ेगी तो हम आंख इस तरफ कर लेंगे, आप अपने एजेंसीज,
आप अपने या पैसा ईरान के अंदर, ईरान में आपको डिस्टरबेंस करनी है, आपको और इसराइल को इस जरिए आप भेज सकते हैं, जो कि जैसे पहले अफगानिस्तान में करते थे। और इसके अलावा आई थिंक एक और चीज हुई है और वो सामने आ गई है, यस, कि जब गाजा का कुछ जो आगे होना है तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस कौन होंगी? पाकिस्तान कहता है जी हमारे पास तो है, क्योंकि देखिए गाजा में अगर होनी है तो मुस्लिम होने हैं, राइट। अब जो मिडिल ईस्ट के देश है इनके पास आर्मीज तो है नहीं अपनी। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया से जो आपकी पाकिस्तान की डील हुई है, तो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के पास अपनी लोकल पॉपुलेशन ही नहीं है जो आर्मी में जाए। तभी उस पूरी आर्किटेक्चर में इंडोनेशिया से भी बात हुई है, तो पाकिस्तान ने भी ऑफर किया कि, तो पाकिस्तान ने अपने को एज अ यूजफुल फॉर अमेरिकन गेम्स एक अपने को जिक्सॉ पीस पजल दिखाया। तो ये पाकिस्तान का इधर चल रहा था, सो दैट्स अंडरस्टैंडेबल, हम समझ सकते हैं। बट एज फार एज यूएस इंडिया रिलेशंस आर कंसर्न, श्योर इस समय अप्स एंड डाउन्स हैं थोड़ा, स्पेशली खास करके क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है, राइट। उसको अलग रखिए, जैसे आपने भी मेंशन किया कि अभी कुआलालंपुर में ही आसियान में डिफेंस मिनिस्टर्स की मीट हुई थी, तो इंडिया और यूएस ने अगले 10 साल के लिए अपनी डिफेंस एग्रीमेंट को, तो इंडिया यूएस की इन अ सेंस लॉन्ग टर्म पे तो रिलेशंस लॉजिकल जाएंगे ही, क्योंकि दोनों डेमोक्रेसीज हैं, लार्ज हैं, बड़ी मार्केट है इंडिया, हेफ्ट है। चाइना को अगर बैलेंस करना हो, ना भी बैलेंस करना हो, पर इस रीजन में इंडिया की हेफ्ट है, जो भी कही असलियत है, तो वो जाएंगी। बट यस, इस समय देर आर सम, आप कहीं थोड़ी ऊंच नीच हो रही है, बट ट्रैजेक्टरी सही जा रही है। बट यस, ये भी है कि ये जो ऊंच नीच हो रही है, इसके चलते इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की कैलकुलस भी कुछ आई थिंक लेसन्स ले रही है, और वो लेसन्स आई थिंक इंपॉर्टेंट लेसन है आज की तारीख में दुनिया में सबको लेने को, पाकिस्तान को भी लेने चाहिए, कि एंड ऑफ द डे आपको अपने देश को खुद स्ट्रांग बनाना है, आप दूसरों के भरोसे आप, एंड पाकिस्तान तो बहुत ही फ्रजाइल है हर एलिमेंट से, राइट। तो वो खैर पाकिस्तान खुद अपनी लर्निंग ले, मैं तो रियली विश करते हैं आई थिंक यहाँ पर कि पाकिस्तान हैप्पी हेल्दी नेशन बने। बट इंडिया को हमें जो देखना है, तो हम अपनी क्योंकि दुनिया इस समय जो है, आई मीन ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहा जा रहा है, इनफैक्ट मैं अगली बुक आई टॉक अबाउट इट, ये वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है इस समय, व्हाट वी आर सीइंग इज अ न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन। इस समय देश आपस में अपनी कौन सी पार्टनरशिप्स करनी है, कैसी करनी है, कितनी स्ट्रांग करनी है, सप्लाई चेन्स, इन सब चीजों को देख के जैसे कंप्यूटर रीबूट होता है ना, इस समय दुनिया रीबूट हो रही है, न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है इस समय। तो इस ऐसे समय में अच्छी बात है, जितने हम लेसन्स जल्दी लर्न कर लें द बेटर इट इज। सर फाइनली यूएस इंडिया डिफेंस डील के क्या कंटूर्स हैं, और उसमें क्या कोई ऐसी नई चीज है जो इससे पहले नहीं थी, और क्या जो शिफ्ट है नॉन अलाइंड पॉलिसी का वाज़े तौर के ऊपर, वो क्या क्वाड की तरफ या यूएस की तरफ जाएगा इस डिफेंस डील के नतीजे में? एक पार्टनरशिप है यूएस इंडिया, जिस तरह आपने कहा कि लॉन्ग टर्म में तो यूएस इंडिया पार्टनरशिप जो है वो स्ट्रांग ही होगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जिसका फोकस इंडिया को चाइना का काउंटरवेट के तौर के ऊपर भी स्ट्रेंथन करना है। बट स्पेसिफिकली यूएस इंडिया डिफेंस डील जो रिवाइवल जो 10 साल का होता है, 10 साल बाद, इसमें कोई खास चीज है, कोई डिफरेंट चीज है जिसकी वजह से रीजन के अंदर कोई चेंजेस आएंगी, आपको चेंजेस आते हुए नजर आती हैं? सी देखिए, इसमें जो पब्लिकली अवेलेबल है, ऑन द वन हैंड यूएस इंडिया डिफेंस में काफी हम कुछ फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स तो कर चुके हैं ना, कम्युनिकेशन शेयरिंग, लॉजिस्टिक शेयरिंग इत्यादि की, राइट। तो जनरल ट्रेंड, और ये 10 साल का फ्रेमवर्क है, तो इस फ्रेमवर्क में आई थिंक इंडिया का हमारा जो कंसर्न रहता है और ज्यादा और अब है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ये जो भी अंडरस्टैंडिंग है और फ्यूचर आगे जाके जो डिफेंस डील्स बनेंगी, उनमें ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किस हद तक यूएस हमें देता है। सो दैट इज द चैलेंज फॉर इंडिया और यूएस इंडिया डिफेंस डील्स। और हम ये भी देख रहे हैं, अगर प्रैक्टिकली देखें, यस हम रशिया से लेते हैं और लेते रहेंगे, एंड रशिया के साथ अच्छी हमारी स्ट्रेटेजिक ट्रस्टिंग रिलेशन है। बट एट द सेम टाइम रशियन वेपन्स की कई वेपन्स की रशियंस की टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है जितनी वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज हैं, राइट। But yes, in large platforms like aircrafts or submarines, etc.,
उसमें रशियंस आर डेफिनेटली यस, जहां हम जाएंगे। तो इंडिया आई थिंक अब वंस अगेन चूज करेगा, बट अमेरिका के साथ जो हमारी डिफेंस एग्रीमेंट्स होंगी, आई थिंक हम ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर और को प्रोडक्शन हेयर इन इंडिया पे फोकस करेंगे। और ये जो 10 साल की ओवरऑल एग्रीमेंट है, इसके अंदर वो अम्ब्रेला में ये उसी तरफ रास्ता जाएगा। रविंद्र सचदेव साहब, सिर्फ फाइनल एक चीज के, एक तरफ तो ठीक है इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूएस के साथ मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया पार्टीशन के बाद से अयूब खान का, फील्ड मार्शल अयूब खान का सीटो सेंटो ज्वाइन करने के बाद से आज दिन तक, टुडे द पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर आर रेगुलरली प्लेस्ड इन यूएस सेंटकॉम। सर, एक सेंटकॉम के साथ उनका एक कॉन्टिन्यूस, अब उसको स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप ही कहना चाहिए, उसको भी वो भी साथ मौजूद है। So, how do India views this special relationship between the Pakistan military establishment and the US through US CENTCOM, and how could the US balance it? Because China is the prime partner for Pakistan. Pakistan वो बड़ा खूबसूरती से बैलेंस किया हुआ पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने, सुपर पावर राइवलरी का जो है वो उसको चला रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। How could, and how does India sees it, and how can India counter it, and will India is going to counter it or not? A couple of Would things. India? आपने बहुत सही कहा कि पाकिस्तान, आई मीन लाइक वो क्या सीटो एंड साउथ ईस्ट एशिया, विच एवर, ये जो आर्म्ड पैक्ट्स थे, पाकिस्तान सेंटो एंड ऑल, पाकिस्तान तो उसमें वाज दिस थिंग, आई थिंक इंडिया में ये देखा जाता है शायद, और हम ये देखते हैं कि अमेरिका कंसिडर्स पाकिस्तान एज अ गन फॉर हायर, कि जब हमें चाहिए हो हम इसको we can point Pakistan anywhere, or we can use Pakistan, especially the Pakistan military, whichever way we would like. And वो अमेरिका ने देखा और हमने भी देखा 1980 से जब सोवियट्स आए अफगानिस्तान में, उनको निकालने में, ठीक है, उसके बाद ये वो तालिबान को निकालने में, मल्टीपल चीजों में पाकिस्तान ने हमेशा, पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है ना, ये इसके लिए एक बाय द वे खुदा की देन है, बाय द वे, फ्रॉम अ पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज उस ज्योग्राफी को पाकिस्तान लीवरेज करता है। चाइना से भी जो हो रहा है, पाकिस्तान ज्योग्राफी लीवरेज कर रहा है ना, क्योंकि चाइना को अपने वेस्टर्न एंड से वार्म वाटर चाहिए, तो गद्दार में जो आ रहा है, तो ज्योग्राफी की तो देन है। तो वी अंडरस्टैंड दैट, एंड फाइन, हर देश अपने को लीवरेज करे, बट आई थिंक अमेरिका लुक्स एट पाकिस्तान, और अभी भी जो पाकिस्तान ने अपने को मैं एक्नॉलेज करता हूं कि पाकिस्तान ने और मुनीर ने या जो भी करा है, इन्होंने अपने को स्मार्टली पोजीशन करा है, बट वो भी ज्योग्राफी के कारण करा है, कि बलूचिस्तान बॉर्डर्स विद ईरान, राइट, एंड अदर थिंग्स, राइट, जिसको लेकर के, और अपनी आर्मी की हम मिडिल ईस्ट में, तो लीवरेज है। सो उसको आई थिंक इंडिया समझती है, बट एज फार एज इंडिया को अपना फ्यूचर आई थिंक हमें देखना है लॉन्ग टर्म, तो वी रियली वुड लाइक कि एक फिलॉसफी आ जाए पाकिस्तान में, live and let live. If Pakistan, I mean, the wish and desire at our end, at least mine, or many people in India, would be that Pakistan should learn to live and let live. जियो और जीनो सीख जाओ, ओके, बट नहीं करोगे तो वरना तो फिर ये होते रहेंगे सिंदूर 1 2 3 4 काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो बट दैट्स an ideal thing, अनफॉर्चुनेटली वो होता दिखता नहीं, बट फिर भी बिग पिक्चर में हमें दोनों देशों की आवाम को ये रखनी चाहिए कि कभी हम फ्यूचर में आपस में पड़ोसी जियो और जीने दो, तुम्हें जो करना है तुम अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में क्यों लड़ो मरो, राइट। बट वो होता दिखता नहीं है फॉर मल्टीपल रीजंस, एंड वन प्राइमरी रीजन वी सी फॉर इट इज द पाकिस्तान एलीट, द आर्मी, द इंटेलिजेंस, एंड लेट्स से द पॉलिटिशियंस विद देम, बिकॉज फॉर देम इंडिया की बोगी रखना, उनकी उनके बजट्स, उनकी एफ्लुएंस, उनका लाइफस्टाइल, क्योंकि काफी जो टॉप लेयर है पाकिस्तान के आर्मी मिलिट्री वगैरह की, इनको यूरोप में घर, लंदन में, दुबई में, वॉशिंगटन डीसी में, मेरे साथ कई लोग थे, आई नो मैं यूएस में पढ़ा हूं, तो वी नॉट, डजंट मैटर, अलग रखिए, बट दैट इज समथिंग नोन, एंड दे लाइक द वेस्टर्न लाइफस्टाइल, सो एंड दे आर प्रीटी गुड एट बिकमिंग यूजफुल जहां चाहिए, ठीक है। तो इन अ सेंस पाकिस्तान अभी कॉलोनियल माइंडसेट से निकला नहीं है। जैसे ब्रिटिश के समय अगर जो बोला जाए तो वे करेंगे, तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आई थिंक द एलीट
अपने को एक तरह से कॉलोनियल पावर का फ्यूडल लैंडलॉर्ड समझते हैं, एंड दैट्स अदर थिंग इन पाकिस्तान. आई थिंक feudalism, in some feudalism, not in the old sense, but ki grip of power is with only the elite. जियो और जीने दो का पैगाम है रॉबिंदर सचदेव साहब का, जिन्होंने सच बोला है, और सच सुनने की अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आई एम श्योर कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हम दोबारा जहमत देंगे रॉबिंदर सचदेव साहब को कि वो दोबारा आए और इन अहम मौजुआत के ऊपर बात करें. टैबू टॉपिक्स हैं, कंटेंशियस टॉपिक हैं, लेकिन उनके ऊपर बात होगी तो बात बनेगी, तभी जियो और जीनो दो की जो मामला है ये आगे बढ़ेगा. थैंक यू सो वेरी मच रॉबिंदर सचदेव फॉर जॉइनिंग अस. आदिल जी, प्लेजर, रियल प्लेजर आपके साथ, एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. थैंक यू सर.